हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके परीक्षा। तो गाइस, आज के इस सेशन में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे जो कि अगस्त 2024 मंथ का होगा। जी हाँ, अगस्त 2024 महीने के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उन्हें हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस क्लास में वही क्वेश्चंस आपको अवेलेबल कराए जाएं जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। जी हाँ, जो भी क्वेश्चन आपको आज कंप्लीट कराए जाएंगे उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, और ये जो भी क्वेश्चन आज आपको कंप्लीट कराए जाएंगे इनमें आपको डिटेल्ड डेटा भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और यदि आप इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो इन डिटेल्ड क्वेश्चन में से भी, डिटेल जो डेटा प्रोवाइड कराया जा रहा है इनमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, इसलिए आज ही टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सारे सेशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाती है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप यदि फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जीके परीक्षा चैनल पे। तो प्लीज 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 जीके परीक्षा चैनल को आज ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स का आयोजन किया जो हाल ही में खबरों में रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूचना प्रसारण मंत्रालय। और हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री हैं श्री वैष्णव। जी हाँ, केंद्र में हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री हैं श्री वैष्णव। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो भी क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराए जाएंगे वो डिटेल्ड फॉर्म में कंप्लीट कराए जाएंगे, है ना। तो जो भी ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसलिए टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए, ये जो स्टार्ट कराया है वेव्स, ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कराया गया था। गोवा में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन वेव्स के लिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत 25 चुनौतियों को शुरू किया गया। अब यहाँ से वेन्यू अगर आपसे पूछा जाता है कि वेव्स का जो आयोजन किया गया है वह कहाँ किया गया था, तो वह गोवा में किया गया था। और मंत्रालय कौन सा था? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अब देखिए, अब इसमें से भी एक क्वेश्चन निकलने को यहाँ को आपको डायरेक्ट मिल गया। यदि आपसे वेव्स का मेजबानी किस राज्य ने किया है, किस कौन से राज्य में इसका आयोजन किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा गोवा। इसलिए मैं कह रही हूँ ये जो डिटेल डेटा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना, उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना, उद्योग सहयोग को मजबूत करना और निवेश को आकर्षित करना, कौशल विकास को बढ़ावा देना, सामग्री विविधता को प्रोत्साहित करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। यह वेव्स का आयोजन करने का बेसिकली पर्पस था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? स्वप्निल कुसाले का संबंध किस खेल से है? तो स्वप्निल कुसाले राइफल से रिलेटेड हैं और इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है। जी हाँ, इन्होंने कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल जीता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। भारत के निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुषों के फाइनल में 451.4 के कुल स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहकर भारत को तीसरा पदक भी दिलाया है। अब हम पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। चूंकि पेरिस ओलंपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट
टॉपिक है और ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसलिए पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड भी डेटा को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। देखिए ये सीरीज जो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिले, ठीक है, इसलिए मैंने सारी चीजों को यहाँ पे आपको लेकर आई हूँ आपके लिए। देखिए पेरिस ओलंपिक का जो आयोजन स्थल रहा है वो रहा है पेरिस, फ्रांस, और पेरिस में 1900, 1924 और 2024 यानी कि 3 बार ओलंपिक गेम्स कंडक्ट कराए जा चुके हैं अब तक। 3 बार, 1900 में, 1924 में और 2024 में। और इस साल की बात करें तो यह 33वां संस्करण था। जी हाँ, ये 33वें नंबर का 33rd नंबर का एडिशन था पेरिस ओलंपिक 2024। और इसका जो आयोजन किया गया है पेरिस ओलंपिक 2024 का 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक किया गया था। और शुभांकर रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 का फ्रिजियन टोपी। और आदर्श वाक्य रहा है गेम्स वाइड ओपन। ये रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य। दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के प्रदर्शन की अगर बात की जाए कि भारत की ओर से क्या क्या चीजें रही हैं, देखिए जो ध्वजवाहक रहे हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के, वह रहे हैं पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, और शरद कमल अचंता, ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं। ये भारत की ओर से पेरिस ओलंपिक 2024 के ध्वजवाहक थे। और शेफ डी मिशन रहे हैं गगन नारंग, ये है निशानेबाज जो कि पेरिस ओलंपिक में शेफ डी मिशन रहे हैं। जो भी अपनी पूरी टीम को लीड करेगा उन्हें ही शेफ डी मिशन कहा जाता है। तो भारत की ओर से जितने भी प्लेयर गए हैं, तो टोटल प्लेयर कितने गए हैं? 117। इस पूरी टीम को लीड करने का काम रहा है गगन नारंग का। इन्हें ही शेफ डी मिशन कहा जाता है, जो कि ओलंपिक गेम में जो भी समूह जाता है विभिन्न देशों का, उस समूह को लीड करने का काम जिनका रहता है उन्हें शेफ डी मिशन कहा जाता है, ठीक है। और ये रहे गगन नारंग, भारत की ओर से शेफ डी मिशन। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोमी 1 लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। जी हाँ, इंडिया ने पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोमी 1 को लॉन्च किया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तमिलनाडु स्थित एक स्टार्टअप ने भारत का पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोमी 1 लॉन्च किया है। अगर देखिए आपसे स्टेट पूछा जाए ना कि भारत का पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोमी 1 कहाँ लॉन्च किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। देखिए आपको इस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन निकालने को आ रहा है, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप इस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को, इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर कराए जा रहे हैं आपको, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। अब यह लॉन्च चेन्नई के थिरुविंदुदई में एक मोबाइल प्लेटफॉर्म से हुआ है। बेसिकली ये थिरुविंदुदई है ना, यह एक चेन्नई के पास एक गांव है। और मैंने एक वक्फ बिल का जो सेशन लिया है, जी हाँ वक्फ बिल, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वक्फ बिल भी काफी चर्चा का मुद्दा रहा है ना। तो उसका सेशन भी लिया है। वक्फ बिल में कुछ विवादित जो क्षेत्र थे, विवादित मुद्दे थे, उनको भी मैंने कंप्लीट कराया है। उसमें नाम आता है थिरुविंदुदई का। जी हाँ, यह भी वक्फ बिल से रिलेटेड एक विवादित मुद्दा यहाँ पे रहा है, ठीक है। तो आप इस सेशन को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वक्फ बिल को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट, टू द पॉइंट कंप्लीट करा है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए इस रॉकेट का जो लॉन्च है, इस रॉकेट का लॉन्च, इसका उद्देश्य क्या था? बेसिकली इस रॉकेट का लॉन्च करने का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर शोध को आगे बढ़ाना है। प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अफ्रीका के बाहर घातक एमपॉक्स वेरिएंट का पहला पुष्ट मामला दर्ज किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्वीडन ने एमपॉक्स के खतरनाक क्लेड 1b वेरिएंट का पहला मामला रिपोर्ट किया है। जी हाँ, ये जो किया गया है क्लेड 1b वेरिएंट, आपको वेरिएंट भी याद होना चाहिए, वेरिएंट था क्लेड 1b। इसका पहला मामला रिपोर्ट किया है, जो सितंबर 2023 से कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक गंभीर प्रकोप का कारण बन रहा है।
तो चलिए अब स्वीडन की राजधानी देखते हैं। स्वीडन की राजधानी है, कैपिटल है स्टॉकहोम और स्वीडन की मुद्रा है स्वीडन क्रोना। अब देखिए आपको कैपिटल और मुद्रा याद करने की जो करेंसी स्वीडन की ट्रिक बताती हूँ। तो स्वीडन की करेंसी है स्टॉकहोम स्वीडन, और ये बस आप याद रख लीजिए स्वीट होम, स्वीट होम है ना। अब देखिए स्वीडन में स्वीट थोड़ा सा ऐसा वर्ड आ रहा है, होम का ये हो जाएगा, तो आपको स्वीट होम से स्टॉकहोम कैपिटल, जब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, तो ये स्टॉकहोम कैपिटल याद रहेगी स्वीट होम। बस आपको इतना याद रखना है, स्वीट होम। ओके, स्वीट से हो जाएगा स्वीडन और होम से हो जाएगा स्टॉकहोम। अब कोरोना को कैसे याद रखें? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना ने तो हम सबको कितने बुरे तरीके से, बहुत ही ज्यादा तरीके से घेर रखा था। तो देखिए कोरोना कैसे याद रखेंगे, तो हमारे स्वीट होम को किसने घेर लिया? कोरोना ने। कोरोना ने हमारे स्वीट होम को घेर लिया। तो इससे अब आप मुद्रा भी याद रख सकते हैं, स्वीडन क्रोना, मतलब स्वीट होम को कोरोना ने घेरा हुआ था, हमला किया हुआ था कोरोना ने। ओके, तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित जियोग्लिफ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धरती पर बनाया गया डिजाइन। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी जिले में 70 स्थानों पर 1500 जियोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। जियोग्लिफ धरती पर बनाए गए बड़े डिजाइन होते हैं जो आमतौर पर पत्थरों, बजरी या मिट्टी का उपयोग करके बनाए जाते हैं। अब यह जो जियोग्लिफ देखे गए हैं, जियोग्लिफ कहाँ देखे गए हैं? महाराष्ट्र स्टेट में देखे गए हैं, और महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी जिले में इन्हें संरक्षित स्मारक घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। हमारे प्यारे देश भारत ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन किया, जिसमें कई ग्लोबल साउथ नेताओं ने भी भाग लिया था। शिखर सम्मेलन वसुदेव कुटुंबकम के भारतीय दर्शन पर आधारित था। दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो ये सम्मेलन हुआ है, यह वसुदेव कुटुंबकम के भारतीय दर्शन पर आधारित था। इसका विषय एक सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ, जो इसका विषय रहा है, यह रहा है एक सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ, जो संघर्षों, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित था। ये पॉइंट, जो भी ये डेटा मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, यह आपके एग्जाम के लिए टू दी पॉइंट डेटा है। इसमें आपको कोई भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ओके, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्लीज 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 इस चैनल को सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, मैं इस चैनल में, इस क्लासेस में, आपकी जो भी क्लासेस लेकर आ रही हूँ ना, उसे बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साधना सक्सेना नायर। जी हाँ, इन्हें हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। वह पश्चिमी वायु कमान की प्रधान चिकित्सा अधिकारी बनने वाली पहली महिला थी। वह इजरायली रक्षा बलों के साथ रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल और परमाणु CBRN में प्रशिक्षित है। देखिए, चूंकि फर्स्ट इन इंडिया, जो भी वुमेन फर्स्ट है इंडिया के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8th। जी, हमारा प्यारा देश भारत 8th नंबर पे रहा है।
ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में। आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट में बताया गया है कि शीर्ष 10 देश में से केवल 3 देश, जिनमें ब्राजील, यूरोपीय संघ और थाईलैंड ने 2023 में अपने कृषि निर्यात में वृद्धि की है। ब्राजील ने 6% की वृद्धि के साथ $157 बिलियन का निर्यात किया और तीसरे स्थान पर रहा है ब्राजील, जबकि यूरोपीय संघ का निर्यात 5% बढ़कर $836 बिलियन हो गया और यूरोप ने पहला स्थान प्राप्त किया है। जी हाँ, जो यूरोपीय संघ है इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। और फर्स्ट जिस प्लेस की रैंक रही है वो भी आपको पता होना जरूरी है। यूरोप का स्थान पहला रहा है। और जबकि थाईलैंड के निर्यात में 0.2% की वृद्धि हुई है, लेकिन यह शीर्ष 3 से बाहर है। जबकि लेकिन थाईलैंड ने पॉजिटिव वे में वृद्धि की है, लेकिन ये टॉप 3 में नहीं है, लेकिन वृद्धि जरूर हुई है थाईलैंड में। ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। हमारे हृदय प्रदेश, जो कि भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 30 से 31 जुलाई 2024 को भोपाल में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य हिंदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा देना और हिंदी माध्यम से इन क्षेत्रों को लोकप्रिय बनाना था। इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आयुर्वेद, इंजीनियरिंग और विज्ञान संचार सहित विभिन्न विषयों को कवर करने वाले 6 सत्र शामिल थे। CSIR और AMPRI भोपाल द्वारा CSIR, NISCPR और स्थानीय विश्वविद्यालयों सहित कई संस्थानों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम ने शोधकर्ताओं को हिंदी में अपना काम प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। और संस्करण की भी बात की जाए तो यह 4th नंबर का हिंदी विज्ञान सम्मेलन का एडिशन था। 4th नंबर का, चूंकि आपसे एग्जाम में एडिशन भी पूछा जा सकता है, तो ये 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन था जो कि भोपाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन 1 अगस्त 2024 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। जी हाँ, आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया है। इसमें दिल्ली में विभिन्न राज्य सरकारों के रेजिडेंट कमिश्नर, संग्रहालयों के निदेशकों, अधीक्षकों, क्यूरेटर और प्रोफेसरों और देश भर के शोधकर्ताओं ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा शुरू किए गए महिला उद्यमिता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 लाख महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने के लिए सशक्त बनाना। यह राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा शुरू किए गए महिला उद्यमिता कार्यक्रम का उद्देश्य है। देखिए, इस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन छिपा हुआ है कि ये जो महिला उद्यमिता कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत के द्वारा की गई है। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा महिला उद्यमिता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य 25 लाख महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने के लिए सशक्त बनाना है। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यह कार्यक्रम 2 चरणों में, जिसमें पहले चरण में NIESBUD द्वारा समर्थित स्किल इंडिया डिजिटल हब SIDH के माध्यम से
निशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता पाठ्यक्रम प्रदान करता है और दूसरे चरण में NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 100 व्यवसाय मॉडल में 10,000 चयनित प्रतियोगियों को इंक्यूबेशन सहायता प्रदान करेगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात के किस शहर में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सानंद। ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 2 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सानंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए कॉयन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, ये जो प्रस्ताव रखा गया था कॉयन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा रखा गया था और इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। 2022 में भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की घोषणा के बाद यह भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने का किसी कंपनी का 5वां प्रस्ताव है। जी हाँ, ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है, यह किसी कंपनी द्वारा रखा गया 5वां प्रस्ताव है। प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा शी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए अब शी बॉक्स पोर्टल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। शी बॉक्स कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और उनकी निगरानी करने के लिए एक केंद्रीकृत मंच है। जी हाँ, जो शी बॉक्स पोर्टल है यह बेसिकली यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। यह सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में आंतरिक समितियों और स्थानीय समितियों यानी कि इंटरनल कमिटीज और लोकल कमिटीज की जानकारी के लिए एक भंडार के रूप में कार्य करता है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पर आधारित उन्नत संस्करण शिकायतों को संबोधित करने के लिए आंतरिक या स्थानीय समितियों के गठन में मदद करता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपीएससी की नई चेयरमैन कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रीति सुदन। प्रीति सुदन को यूपीएससी के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं ये है प्रीति सुदन जी। आइए अब इनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। प्रीति सुदन 1983 बैच की आंध्र प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी हैं। वह जुलाई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के पद सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और महिला एवं बाल विकास और रक्षा मंत्रालय में सचिव के रूप में भी वह कार्य कर चुकी हैं। वह विश्व बैंक के साथ एक सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। जी हाँ, प्रीति सुदन जिन्हें यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, वह विश्व बैंक के साथ एक सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। ये तो हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के बारे में भी चर्चा करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। देखिए, संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक निकाय एक ऐसा निकाय होता है, जब हमारे भारत देश का संविधान बना था तो उसमें यूपीएससी को भी मेंशन किया गया है। देखिए, आप आगे देख सकते हैं, भारतीय संविधान में इससे संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 14। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को कितने भागों में बांटा गया है और वर्तमान में कितने उसमें अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं। ओके, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। इसका जो उल्लेख किया गया है यूपीएससी का, ये संविधान के भाग 14 में किया गया है
और इस भाग में अनुच्छेद 308 से 323 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के संगठन, उसके सदस्यों की नियुक्ति, उनकी पदमुक्ति, स्वतंत्रता, कार्य एवं शक्तियां इत्यादि का उल्लेख किया गया है। ये भाग 14 में आर्टिकल 308 से 323 के अंतर्गत यूपीएससी को मेंशन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा संगठन यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के लिए पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। तो चलिए आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 एक विधायी अधिनियम है। देखिए बेसिकली विधायी अधिनियम वह अधिनियम होता है जो पार्लियामेंट में एक्ट बना के लागू किया जाता है, जो कि पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। जैसे कि यूपीएससी जो था वो विधायी अधिनियम नहीं है ना, उसे एक्ट बना के नहीं लागू किया, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था। लेकिन कुछ बिल ऐसे होते हैं जिन्हें बाद में पार्लियामेंट में लागू किया जाता है ना, जैसे कि जैसे ट्रिपल तलाक कानून आया है, इसे बाद में मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो भी बिल बाद में मेंशन होंगे ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें ही विधायी बिल या विधायी अधिनियम कहा जाता है। ओके, तो ऐसे ही भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 जो है वह एक विधायी अधिनियम है, जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था। यह अधिनियम कंपनी अधिनियम के साथ मिलकर, जिसे 1936 में संशोधित किया गया था, भारत में बैंकिंग फर्मों की निगरानी के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। और इसकी स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। आज के सेशन का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई पत्रिका सपनों की उड़ान जारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह रिलीज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर हुई है, जो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का जश्न मनाता है। देखिए ये जो पत्रिका रिलीज हुई है, यह 23 अगस्त 2023 को, जो हमारा, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे भारत देश के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था जब हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड किया। यह हमारे भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात थी, क्योंकि ये भारत देश जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। जी हाँ, अभी तक कोई भी कंट्री चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग नहीं हुई है किसी भी कंट्री की, तो हमारे भारत देश के लिए ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है ना। तो इसी 2023 को 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के मिशन का जो लैंडिंग हुई है, जो भी हमने सक्सेस पाई, उसी का जश्न मनाता है। इसका पहला संस्करण अंतरिक्ष और चंद्रयान मिशन पर केंद्रित है। जो कि इसका पहला संस्करण है वह अंतरिक्ष और चंद्रयान मिशन पर केंद्रित है, जिसमें लेख, कविताएं और बहुत कुछ शामिल है। सपनों की उड़ान एनसीईआरटी और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार की गई है। जी हाँ, ये जो पत्रिका है इसे एनसीईआरटी, स्कूली शिक्षा विभाग और साक्षरता विभाग द्वारा तैयार किया गया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सीईएटी क्रिकेट पुरस्कार 2024 में पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ये हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान है रोहित शर्मा, इन्हें सीईएटी क्रिकेट पुरस्कार 2024 में पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है रोहित शर्मा को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने 2023-24 के सत्र में
शानदार प्रदर्शन के लिए 26वां CAT इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। जी हाँ, इन्होंने 26वां CAT अवार्ड जीता है। और विराट कोहली को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज का पुरस्कार दिया गया है। और साथ ही राहुल द्रविड़ को खिलाड़ी और कोच के रूप में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, जो राहुल द्रविड़ हैं, यह भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं, इन्हें भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। हमारा प्यारा देश इंडिया तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करने वाला है। आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इसमें लगभग 30 देश भाग लेंगे। इसका आयोजन 2 फेज में किया जाएगा। पहला फेज 6 अगस्त से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में और दूसरा फेज 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। अब देखिए, इसमें 2 स्टेट हैं, कौन कौन से? पहला है तमिलनाडु, जी हाँ, तमिलनाडु, और दूसरा स्टेट है राजस्थान, राजस्थान का जोधपुर। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है, जो ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है, ये किन 2 राज्यों में कराई जा रही है? तो आंसर होगा तमिलनाडु और राजस्थान। ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु का सुलार में और राजस्थान के जोधपुर में आयोजन किया जाएगा इनका। इसका हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है, उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय नृत्य। पॉइंट्स देख लेते हैं। इनका जन्म 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ले में संस्कृत विद्वान एम कृष्णमूर्ति के घर हुआ था। उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की दिग्गज नृत्यांगना थी। अगला प्रश्न है, पर्यटन विभाग सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 39। जी हाँ, 39वां रैंक रहा है भारत का पर्यटन विकास सूचकांक में। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 119 देशों में 39 नंबर पे रहा है। देखिए, अब जारीकर्ता भी आपको पता होना चाहिए, जो भी रिपोर्ट्स आते हैं उनके जारीकर्ता कौन है। जैसे कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक का जारीकर्ता है विश्व आर्थिक मंच। और 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के अनुसार शीर्ष जो 3 देश हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो फर्स्ट रैंक रहा है वो अमेरिका की रही है, सेकंड नंबर पे रहा है जापान और थर्ड नंबर पे रहा है फ्रांस। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लाइस किस देश के धावक हैं? तो जो नोआ लाइस हैं, इन्होंने पुरुष की 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में, और यह बिलोंग करते हैं यूएसए से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ये बिलोंग करते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? पेरिस 2024 पुरुष एकल टेनिस में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक 2024 पुरुष एकल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जोकोविच ने रोलांड गैरोस के कोर्ट पर विंबलडन प्रतिद्वंदी कार्लोस अल्कराज को हराया। जी हाँ, कार्लोस अल्कराज को हराया है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कार्लोस अल्कराज हैं ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। अल्कराज ने रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है,
और जोकोविच ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रोंज मेडल कांस्य पदक जीता था। वह ओलंपिक में टेनिस एकल में सबसे उम्रदराज स्वर्ण पदक जीतने वाले विजेता भी बन चुके हैं। ठीक है। प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना नेट्स 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना नेट्स 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डीबीटी के माध्यम से 100 करोड़ की राशि वितरित की जाएगी। ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नेट्स पोर्टल लॉन्च किया गया था, इसके तहत कितनी राशि वितरित की जाएगी? तो 100 करोड़ की राशि वितरित की जाएगी। यह पोर्टल आईटी, विनिर्माण और ऑटोमोबाइल में प्रशिक्षुता का समर्थन करता है और युवाओं के कौशल, रोजगार क्षमता को बढ़ाता है। यह पंजीकरण, आवेदन और अनुबंध प्रबंधन को सरल बनाता है, जिससे समय पर राशि का भुगतान सुनिश्चित होता है। प्रश्न है, हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी की है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2024 ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में संपन्न हुआ है। यह किस तरह की एक्सरसाइज है? ये द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। बेसिकली जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये 3 टाइप्स की होती है। ठीक है। ये इसका जो सेशन है ना मिलिट्री एक्सरसाइज का, मैंने बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट कराया है। इस सेशन को जरूर देखिएगा। आपको मिलिट्री एक्सरसाइज से पूरे बेसिक्स भी समझा गए, प्लस उसमें मिलिट्री एक्सरसाइज 2024 का जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे वो भी इंक्लूड किए गए हैं। इसलिए इस सेशन को आप जरूर देखिएगा। ओके। उसमें जैसे मैंने पूरे टाइप्स बताए, मिलिट्री एक्सरसाइज कितने टाइप्स की, जैसे कि डोमेस्टिक हो गई, जो केवल अपनी कंट्री कंडक्ट कराई उन्हें डोमेस्टिक कहते हैं। ठीक है। और जो 2 कंट्रीज, तो उसे बायलैटरल कहते हैं। जो 2 कंट्रीज मिलके कंडक्ट कराएंगी तो उसे बायलैटरल कहेंगे। ठीक है। और जो 2 से अधिक देश इसमें शामिल होंगे तो उसे बहुराष्ट्रीय कहते हैं। ठीक है, मल्टीलेटरल। तो ये आप पूरा सेशन देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से कवर कराया हुआ है, जिसमें आपको मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्लस बेसिक्स सारी चीजें बताई गई हैं। तो प्लीज उस सेशन को जरूर जाकर देखिएगा। और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है, तो वहां जाके आप मिलिट्री एक्सरसाइज की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। इस वर्ष का जो संस्करण अपने 43 साल के इतिहास में सबसे बड़ा था, जिसमें 20 देश और 140 से अधिक विमान और 4400 सैन्यकर्मी भाग ले रहे थे। रात्रिकालीन उड़ान पर केंद्रित इस अभ्यास में भारतीय वायु सेना ने भाग लिया था, जो 2018 और 2022 के संस्करण से अपनी भागीदारी जारी रखे हुए हैं। प्रश्न है, हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, इन्हें फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा गया है। पॉइंट्स देख लेते हैं। 5 से 7 अगस्त 2024 तक फिजी की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। वह फिजी की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका और राष्ट्रपति रातू विलियन मैवलिनी कैटोनेवरे से मुलाकात की है। देखिए, आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जैसे भी हमारी कंट्री के जो लीडर्स हैं किसी अदर कंट्री में विजिट करते हैं, तो उस कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, करेंसी और कैपिटल, ये चारों चीजें भी आपको याद करना जरूरी है, बिकॉज वो हमारा जो करंट अफेयर का अपडेट हो जाता है ना।
तो ये सारी चीजें भी आपको उस कंट्री की कुछ कुछ चीजें रहती हैं बेसिक, वो भी थोड़ा पता होना जरूरी है। ओके। और देखिए, फिजी सरकार ने भारत द्वारा समर्थित 100 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए भूमि भी आवंटित की है। हाल ही में किस संगठन ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसरो। पॉइंट्स देख लेते हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D3 का उपयोग करके SSLV D3 EOS-08 मिशन के तहत पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह EOS-08 को लॉन्च किया है। EOS-08 के उद्देश्य में एक माइक्रो सैटेलाइट डिजाइन करना, संगत पेलोड उपकरण विकसित करना और भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए नई तकनीकों को शामिल करना शामिल है। निम्नलिखित में से किसने वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी वेदाचलम। वी वेदाचलम ने वी वेंकैया एपिग्राफी 2024 जीता है। हाल ही में 54वां अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड किस देश में आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईरान। अगला प्रश्न है, 2024-25 की अवधि के लिए भारत से पहले एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC की अध्यक्षता किस देश ने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ADPC की अध्यक्षता की थी। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। जी हाँ, भारत बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत 6 से 8 अगस्त को नई दिल्ली में पहली बार बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। चूंकि भारत बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की पहली बार मेजबानी कर रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इस सेशन में मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही लेकर आई हूँ, इसलिए सारे क्वेश्चंस को और ये जो भी डिस्क्रिप्शन में डेटा दिया है इन्हें काफी ध्यान से पढ़ेगा। इन डिस्क्रिप्टिव डेटा से भी आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है। ओके। यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और विदेश मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ साझेदारी में इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। हाल ही में चर्चा में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो नंदिनी सहकार योजना NCDC के द्वारा शुरू की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, NCDC, जिनके द्वारा नंदिनी सहकार योजना को शुरू किया गया है। देख लेते हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC द्वारा शुरू की गई नंदिनी सहकार योजना वित्तीय सहायता, परियोजना निर्माण, सहायता और क्षमता विकास की एक महिला केंद्रित योजना है। जी हाँ, यह महिलाओं से संबंधित योजना है। इसका उद्देश्य NCDC के दायरे में आने वाली महिला सहकारी समितियों को व्यवसाय मॉडल आधारित गतिविधियां शुरू करने में सहायता प्रदान करना है। आज डायरेक्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार युद्ध अभ्यास किस राज्य में किया है? तो पर्वत प्रहार युद्ध अभ्यास का आयोजन लद्दाख में किया गया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारत की सर्वोच्च कंपनी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में इन्होंने नाम दर्ज किया है अपना।
देखते हैं, वर्ष 2024 की रैंकिंग में रिलायंस 2 पायदान चढ़कर 46वें स्थान पर पहुंच गई है। आपको ये रैंक भी याद होना चाहिए। जो रिलायंस है फॉर्च्यून 500 की जो सूची है उसमें कौन से स्थान पर रही है, तो 86 नंबर पर पहुंच गई है। और 2024 की रैंकिंग में 9 भारतीय कंपनियां शामिल हैं, जिनमें से 5 सार्वजनिक क्षेत्र की और SBI 57वें पायदान पर। जो SBI है 57 पायदान चढ़कर 178वें स्थान पर है। और टोटल कंपनीज अगर पूछी जाए इस साल कितनी कंपनियों को फॉर्च्यून 500 की सूची में शामिल किया गया था, तो 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया था। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेटा बन जाता है। ओके, और रिलायंस की रैंक हाल ही में चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अरब सागर के उत्तरी पूर्वी भाग में चक्रवात आसना बन रहा है और यह एक बड़ा तूफान बन सकता है जो गुजरात को प्रभावित करेगा और संभवतः पाकिस्तान की ओर बढ़ सकता है। पाकिस्तान ने इसे आसना नाम दिया है, जिसका उर्दू में अर्थ है स्वीकार किया जाने वाला या प्रशंसा योग्य व्यक्ति। और गुजरात की बात करें तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और CM है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। हाल ही में जारी हुनरू इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। यह हुनरू इंडिया रिच लिस्ट में इसने पहला स्थान हासिल किया है, न्यूयॉर्क ने। हाल ही में धुली खेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वच्छ शहर बन गया है? धुली खेल शहर जो है WHO मान्यता प्राप्त पहला स्वच्छ शहर बना है और यह है नेपाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपी और प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। ये है प्रेसिडेंट नेपाल के। हाल ही में किसने IAF हीरोज कॉमिक बुक लॉन्च की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, VR चौधरी। हाल ही में भारत ने किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका को भारत ने हाइब्रिड विद्युत योजना के लिए पहला भुगतान किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। देखते हैं ये जो पॉइंट है श्रीलंका के कुछ करंट अफेयर है। भारत और श्रीलंका के बीच इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड डेटा मैंने इसमें इंक्लूड किया है। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है और भारत और श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा भी फिर शुरू की गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, करेंसी है श्रीलंकाई रुपी और PM है दिनेश गुणवर्धना। ये है यहाँ के PM। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री मोदी को SCO मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को SCO की मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। पाकिस्तान ने 29 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी को शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। SCO के काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की बैठक 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। जी हाँ, ये मीटिंग पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी और प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी। ये हैं यहाँ के प्रेसिडेंट है और ये यहाँ के PM है। हाल ही में किस देश में फातिमा मौजे रानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में स्वीकार किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान। जी हाँ,
ईरान में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में फेतमे मोजेरानी को स्वीकार किया गया है। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरेश मित्तल। हाल ही में टाइफून शानशान के कारण किस देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है? यह है टाइफून शानशान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान। करेंसी है जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिडा। फूमियो किशिडा जापान के पीएम है। हाल ही में किसे एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी श्रीनिवास। जी हाँ, बी श्रीनिवास को एनएसजी महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर है जे अब्दुल नजीर। में किसे बेहतर खरीदारी के लिए एआई असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है? रूफस एक एआई असिस्टेंट है जिसे बेहतर खरीदारी के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेजोन। अमेजोन ने रूफस लॉन्च किया है जो एक एआई असिस्टेंट है जो कि खरीदारी के लिए यूज किया जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है उत्तर कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है। मैंने अगस्त मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कराई। 50 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और इसके डिस्क्रिप्शन में भी जो भी डेटा दिया है उनमें से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जीके परीक्षा टेलीग्राम चैनल पे आज ही ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक ये दे दी गई है, जीके परीक्षा 1 2 3 4, ये है टेलीग्राम चैनल की लिंक। आप इसमें ज्वाइन हो जाइए और सारे सेशन की पीडीएफ आपको यहीं पे अवेलेबल करा दी जाती है और क्वेश्चंस भी, क्विज़ेस भी डेली यहाँ पे लिए जाते हैं। तो आप जीके परीक्षा चैनल से जरूर जुड़ जाइए और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज 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 जीके परीक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।